माइक चेक। वो 2 दिन जो गैप हो जाता है ना, हम सोचते होंगे अपना वाला। हेलो हेलो हेलो। माइक चेक। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब परिवार में। फ्राइडे तक हमने क्लास की थी, उसके बाद सैटरडे संडे आपका ऑफ था। आइए, आज मंडे है और मंडे से शुरुआत करते हैं। हर 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 महादेव। क्या पढ़ने वाले? एसएससी जीडी का सेट। फ्राइडे को हमने क्या पढ़ा था? वोकैब पढ़ा था, और वोकैब में उस सेट में 50 क्वेश्चंस थे, आपने 15 ही देखा, यानी 50 था, 15 आप देखे हैं, 35 बचा हुआ है। किस दिन आएंगे और उस वोकैब वाले सेशन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जीडी के सेट को प्रैक्टिस करते हैं। 11 है, 11th नंबर, यानी 10 आप कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो जरूर देख लेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब इसमें अंडरलाइन पार्ट आपका कौन सा है, एक बार मैं बता दूं, फिर आप सवाल और जवाब करेंगे। हाँ तो भैया इधर आ जाओ। हाँ देखिए, स्टडीड रियली हार्ड ड्यूरिंग 6 days, ये अंडरलाइंड पार्ट है, और आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन आपका होना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि आप आंसर दे पाएंगे तो जरूर आंसर कीजिए, नहीं तो मैं इसे समझा रहा हूं, आप इसे समझिए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये किसी का नाम है। हीदर स्टडीड रियली हार्ड ड्यूरिंग 6 days इन ऑर्डर टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी उसने बहुत पढ़ाई की है। क्यों भैया? एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, यानी क्रैक वर्ड आया है यहां पर क्वालिफाई करने के सेंस में। एग्जाम क्रैक किया जाता है, क्वालिफाई किया जाता है। अब यहां पे देखिए, स्टडीड आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मामला बिल्कुल सही है। ये रियली जो है ये एडवर्ब के तौर पे है, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा उसे आप एडवर्ब कहने का काम करेंगे। ये हार्ड भी आपका क्या है? एडवर्ब है ना, एडवर्ब हो गया। और ये ड्यूरिंग 6 days, यानी उसने 7 दिन लगातार पढ़ाई की एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, यहां पे बोला गया है। ऑप्शन देखो क्या क्या बोल रहा है। स्टडीड रियल हार्ड, भाई रियल जो है ये हमारा एजेक्टिव है, और एजेक्टिव कभी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करेगा। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर नहीं है। सेकंड की बात करेंगे, स्टडीड रियली हार्ड अंडरनीथ 6 days, यहां पर ड्यूरिंग वर्ड आया है और यहां पे अंडरनीथ, दोनों प्रेपोजिशन है। देखिए ड्यूरिंग का इस्तेमाल आप टाइम के लिए करते हैं और पर्टिकुलर टाइम के लिए करेंगे, खास समय के लिए। क्या लिख रहा हूं मैं? पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी शुरुआत और अंत का समय दिया हुआ है, टाइम आपका बिल्कुल फिक्स्ड है, तो वहां पे आप ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप बोलते हैं ड्यूरिंग दीपावली, यानी दीपावली के दौरान, है ना। तो वो जो छुट्टी है आपका फिक्स है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का। ड्यूरिंग होली, होली के दौरान जो आप बोलते हैं ड्यूरिंग नाइट, यानी रात के दौरान, वो फिक्स टाइम है, इतने समय के लिए जो फिक्स टाइम होता है, तो वहां पे आप ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहां जो अंडरनीथ वर्ड आया है, अंडरनीथ भी आपका प्रेपोजिशन है, और अंडरनीथ का क्या सेंस होता है प्रेपोजिशन के तौर पे? या तो अंडर वर्ड आएगा या बिलो वर्ड आता है, और दोनों का मीनिंग होता है नीचे, है ना। जैसे आप बोलते हैं दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, ये काम मेरे सम्मान से नीचे का है, मैं इसे कर नहीं सकता हूं, तो उसका सेंस है अंडरनीथ या बिलो। तो अंडरनीथ या बिलो का यहां से टाइम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये प्रेपोजिशनल एरर हो गया। अब आइए नंबर थर्ड में, स्टडीड रियली हार्ड ड्यूरिंग दैट 6 days। अब देखो यहां पे 6 days नंबर के अकॉर्डिंग है आपका प्लुरल, और अगर मैं दैट की बात करूं तो दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों होता है, बट ये नंबर के अकॉर्डिंग आपका होता है सिंगुलर। और भाई सिंगुलर कंटेंट जो है वो प्लुरल सेंस को कैसे क्वालिफाई कर सकता है? तो इस दैट के वजह से ऑप्शन 3 आपका एलिमिनेट होता है। और नंबर 4 की बात करें तो स्टडीड रियली
रियली हार्ड, रियली आपका एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। हार्ड यानी बहुत मेहनत किया है उसने, और ड्यूरिंग यहां पे प्रेपोजिशन के तौर पे, और यहां पे 6 डेज ये डेफिनिट टर्म है, डेफिनिट टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, और दोज प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। हाँ सर, हाय, गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगर कोई डाउट रहेगा सवाल करेंगे। हर एक ऑप्शन को कैसे गलत है कैसे सही है डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो ध्यान से सेशन को देखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यहां आप क्या सीखे? ड्यूरिंग का इस्तेमाल पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी फिक्स टाइम दिया हुआ है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, है ना, 6 दिन ही टाइम था, फिक्स्ड पर्टिकुलर ड्यूरेशन। नंबर 2 की बात कीजिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी इस ब्लैंक स्पेस में यहां पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं इसी में से कोई एक होना चाहिए। अब देखियो, जैसे ही ब्लैंक का मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप सेंटेंस को रीड कीजिए, वहां से डिड्यूस कीजिए, नेगेटिव है अगर वोकैब बेस्ड है तब, है ना, कि वर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, कोनोटेशन जो होता है। और अगर टेंस के बेसिस पे है, ग्रामर का कोई हेल्प मिल रहा है आपको वहां पे, तो ग्रामर से आप हेल्प लीजिए। आइए इस सेंटेंस में देखते हैं क्या वोकैब हेल्प करेगा या ग्रामर। डेविड ऑलवेज टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट एंड डैश द असाइनमेंट्स ऑन टाइम। ऑलवेज का इस्तेमाल है भाई साहब, ऑलवेज जो होता है वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये ऐसा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज जिसका इस्तेमाल टेंस के तौर पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ये सब कीवर्ड है, जब आप टेंस पढ़ते हैं तो हर एक टेंस का अपना एक कीवर्ड होता है। जैसे यस्टरडे अगर बोलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का मामला वहां पे देखने को मिलेगा, और ऑलवेज अगर बोला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमेशा, वह हमेशा सच बोलता है, ये उसकी हैबिट है। तो ऑलवेज जो है कीवर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और यहां पे आपका सब्जेक्ट डेविड है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और वर्ब के तौर पे टेक्स का इस्तेमाल है यानी V5, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग होता है सिंगुलर, और टेंस के अकॉर्डिंग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस में जा रहा है। एक्स्ट्रा एफर्ट, और यहां आगे आपका कंजंक्शन एंड, और एंड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और एंड का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? एंड दो वर्ड, दो क्लॉज, दो फ्रेज को कनेक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि ये कंजंक्शन है। अब यहां पे एंड जब कनेक्ट करेगा तो पहले अगर पॉजिटिव है तो बाद वाला टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए, पहले नेगेटिव है तो बाद वाला टर्म भी नेगेटिव होता है, और इसके जस्ट अपोजिट होता है आपका बट, और बट को बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन, यानी कि बट के साथ अगर आप पहले पॉजिटिव है तो बाद का टर्म नेगेटिव होगा, और पहले नेगेटिव है तो बाद का पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है बट। लेकिन एंड का इसके जस्ट अपोजिट है, यानी सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट को कनेक्ट करेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। अब यहां पे एंड से दूसरा क्लॉज जैसे ही स्टार्ट होगा तो यहां पे आप वर्ब क्या देख रहे हैं? टेक्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आगे का वर्ब भी किस सेंस में होना चाहिए? यहां पे देखिए, सबमिट, सबमिट, मे सबमिट या सबमिटेड, यानी ग्रामर हेल्प कर रहा है। ये चारों जो है आपको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वर्ब का कॉन्सेप्ट, टेंस का कॉन्सेप्ट। अब सबमिट्स की बात करेंगे, V5 है, सबमिट आपका होता है V1, V1 नंबर के अकॉर्डिंग होता है प्लूरल। मे सबमिट ये मॉडल प्लस कॉन्सेप्ट, मॉडल का कोई कॉन्सेप्ट यहां फॉलो नहीं होगा। और सबमिटेड की अगर बात करोगे V2 है, और V2 का मामला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पर होना क्या चाहिए भाई साहब? और डेविड सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग टिक्स का भी इस्तेमाल है, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और यहां पे एंड के साथ दूसरा वर्ब कनेक्ट होगा, तो भाई टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर आपका पैरेलल होना चाहिए, यानी इधर प्रेजेंट है उधर भी प्रेजेंट होगा, ये एंड आपको सपोर्ट कर रहा है। तो हम सबमिट्स के साथ जाएंगे, ना कि सबमिट, मे सबमिट या सबमिटेड के साथ जाएंगे। कोई भी डाउट रहेगा सीधे आप कमेंट करेंगे। आइए नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 क्या होना चाहिए? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको सिनोनिमस मीनिंग फाइंड करना है, और किसका? तो वर्ड देख लो, द डिसीजन टेकन बाय द डायरेक्टर इज एन जुडिशियस वन। ये जो वर्ड आया है ना जुडिशियस, इसी का सिनोनिमस यानी सिमिलर मीनिंग आपको फाइंड करना है। पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पढ़िए एक बार, द डिसीजन टेकन बाय द डायरेक्टर, यानी ये डिसीजन जो है ये डायरेक्टर के द्वारा लिया गया, पैसिव वॉइस में है, आप जानते हैं। इज ए एन जुडिशियस वन। अब ये डिसीजन कैसा था? तो बोल रहा है जुडिशियस वन। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जुडिशियस और एक वर्ड होता है जुडिशियल, एक जुडिशियल वर्ड होता है। अब दोनों वर्ड जो है, अगर मैं बात करूं, इस वर्ड का सफिक्स OUS है, और दुनिया का कोई भी वर्ड अगर OUS से अंत करेगा आपका एडजेक्टिव होता है, और जुडिशियल के एंड में AL है, अगर AL सफिक्स भी हो तब भी वर्ड आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो दोनों वर्ड का
ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और सुनने में भी एक जैसा लगता है, जुडिशियल और जुडिशियस, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं जुडिशियस वर्ड की बात करूं तो इस वर्ड का मीनिंग होता है वाइज, यानी कि कोई भी इंसान जो बहुत ही समझदार है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। और जुडिशियल की बात करूं तो जुडिशियल वर्ड का मीनिंग होता है रिलेटेड टू जस्टिस, रिलेटेड टू जस्टिस, यानी कि न्याय से संबंधित कोई भी चीज। इसीलिए आप बोलते हैं जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम आप बोलेंगे। तो इस दो वर्ड में आज के बाद कंफ्यूज मत होइएगा। जुडिशियल सिस्टम बोला जाएगा न्यायिक प्रक्रिया जो है, लेकिन किसी इंसान के बारे में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे जुडिशियस पर्सन, यानी कि समझदार व्यक्ति। ये डिफरेंस है इन दोनों वर्ड में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो डिसीजन डायरेक्टर के द्वारा लिया गया वो डिसीजन इंटेलिजेंस से भरा हुआ था, बुद्धिमत्ता से भरी हुई डिसीजन वो थी। अब आइए यहां पे, तो जुडिशियस वर्ड का मेरे को क्या चाहिए, सिनोनिमस मीनिंग चाहिए। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, जो इंसान ईमानदार हो, और ऑनेस्ट के लिए एक वर्ड आता है स्क्रूपुलस, SCRUPU, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, SCRUPULOUS, ये स्क्रूपुलस का मीनिंग होता है ईमानदार होना। इरेशनल वर्ड का मीनिंग क्या है, अब यहां पे देखो प्रीफिक्स के तौर पे IR आया है, एक दिन और बताया था। कोई सा भी वर्ड अगर उसके पहले अन आ जाए, IN आ जाए, IR आ जाए, या फिर IL आ जाए, ये प्रीफिक्स है, किसी भी वर्ड के पहले आएंगे तो इनका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। जैसे आप बोलते हैं इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट, लॉजिकल, इलॉजिकल, रेलेवेंट, इररेलेवेंट, है ना, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। तो किसी भी वर्ड के पहले अन, इन, IR, IL होगा, वह शब्द आपका जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये प्रीफिक्स नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है। नीतीश कुमार मेहता, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू। तो यहां पे इर्रेशनल वर्ड आया है, ये रैशनल वर्ड देखिए, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, यानी जिस चीज में लॉजिक हो, और आप बोल रहे इर्रेशनल, तो इर का मीनिंग क्या हो गया, नॉट, यानी जिस चीज में लॉजिक नहीं हो, जो बेतुकी हो, बकवास हो, उसको हम इर्रेशनल बोलते हैं, इलॉजिकल बोलेंगे, यानी जिसमें लॉजिक है ही नहीं। थॉटफुल का मीनिंग क्या होगा, थॉट का मतलब विचार, जो विचार से भरा हुआ है, तो थॉटफुल का मतलब क्या होता है, समझदारी पूर्ण, यानी यहीं पे आप इस्तेमाल कर सकते हो इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलिजेंट वर्ड आ गया। और फुल्लिश का मतलब क्या हो जाएगा, बेवकूफ, गधा, इसी के लिए वर्ड आता है सिली, यानी कि डोंट बी सिली, पागल मत बनो, ऐसे बोला जाता है ना। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, जुडिशियस का सिनोनिमस वो चाहिए, ऑनेस्ट तो होगा नहीं, इरेशनल भी नहीं होगा, क्योंकि जो समझदार होता है वो लॉजिकल होता है, लॉजिक से भरा होता है, ये एंटोनिमस हो सकता था, सिनोनिमस नहीं होगा। थॉटफुल यानी विचार से है, विचार है उसके अंदर, यानी वो सोच सकता है, ऑप्शन 3। और फुल्लिश का मतलब होता है मूर्ख, ये आपका एंटोनिमस होगा, सिनोनिमस नहीं होगा। फुल्लिश के लिए मैं एक वर्ड और बता दूं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कहां बताऊं, जगह ढूंढ रहा हूं, देखिए याद रखिएगा, ये फुल्लिश के लिए मैं वर्ड लिख रहा हूं, यहां पे वर्ड होता है AC9, ASININE। AC9 को याद रखिएगा, एस से गधा से, और जो गधा होता है वो बेवकूफ होता है, ASS। तो AC9 वर्ड का मीनिंग होता है फुल्लिश, यानी कि स्टूपिड, यानी कि बेतुका इंसान। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करोगे, हर एक वर्ड एडजेक्टिव है, चाहे इरेशनल की बात करें, थॉटफुल की बात करें, फुल्लिश की बात करें, सारा वर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव के तौर पे है। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। अब देखिए दो ब्लैंक स्पेस आपका दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में एक ही वर्ड है, यानी एक ऐसा वर्ड होगा जो दोनों ऑप्शन में फिट बैठेगा, है ना। तो कौन सा वर्ड ऐसा होना चाहिए, क्या बोल रहा है, माई टीचर सेड टाइम डैश लाइक एन एरो एंड फ्रूट डैश लाइक बनानाज। ये एक प्रकार का ईडियम है, एक फ्रेज है, और इस्तेमाल होता है ये वाला फ्लाइज, कि टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो एंड फ्रूट फ्लाइज लाइक बनानाज, कि जैसे समय जो है एरो की तरह होता है, फ्रूट भी आपका बिल्कुल बनाने की तरह होता है। ये ईडियम है, फ्रेज है, जिसको आप सेइंग बोलते हैं, कहावत बोलते हैं, और कहावत कभी भी बदलता नहीं है, वो हर एक के लिए एक जैसा ही होगा। तो क्या होता है ईडियम, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो एंड फ्रूट फ्लाइज लाइक बनानाज, जैसे समय तीर की तरह होता है वैसे ही फल बनाना के जैसा वो बोला जाता है यहां पे। तो फ्लाई वर्ड का इस्तेमाल होगा, ईडियम है, फ्रेज है, ध्यान में आप रखेंगे। अब ऑप्शन देखिए, ट्रेवल्स वर्ड आया है, अगर आप टाइम की बात करेंगे, समय बीतता है, ट्रेवल्स वर्ड आ जाएगा, लेकिन फ्रूट के लिए बनाना के सेंस में ट्रेवल का इस्तेमाल नहीं होता है। और दूसरा वर्ड आया है ग्लाइड। ग्लाइड वर्ड जो है ये नाउन होता है आपका, और ये वर्ब भी होता है। अगर मैं ग्लाइड को नाउन के तौर पे देखूं तो इसका मीनिंग होता है मूवमेंट, क्या होता है, मूवमेंट। और अगर वर्ब के तौर पे देखूं तो मीनिंग हो जाता है मूव। और मैंने आपको कई बार बताया है कि मैक्सिमम वर्ब के साथ, यानी मोस्ट ऑफ द वर्ब्स या
इन जनरल बोलो कि वर्ब के एंड में अगर MENT लगा दोगे तो वो नाउन हो जाता है। इंजॉय से इंजॉयमेंट होता है, पे से पेमेंट होता है, डिपार्ट से डिपार्टमेंट होता है। जस्ट लाइक दैट ओवर हियर मूव से क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। तो ग्लाइड वर्ड आपका नाउन भी है एंड वर्ब भी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फ्लाई की बात करते हैं। फ्लाई आपका नाउन भी होता है, फ्लाई आपका वर्ब भी होता है। फ्लाई जब नाउन हो जाता है तो मक्खी हो जाएगा, और फ्लाई अगर वर्ब हो जाए तो उड़ना हो जाता है। और फ्लाई अगर एडजेक्टिव हो जाए, फ्लाई अगर एडजेक्टिव हो जाए तो उसका मीनिंग गुड भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, बढ़िया होता है। ही लुक्स लाइक फ्लाई, वह मतलब मक्खी की तरह नहीं दिख रहा है, वो अच्छा दिखता है, वो वहां पे सेंस निकल के आया। तो फ्लाई अगर एडजेक्टिव है तो उसका मीनिंग गुड भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर आपका एक वर्ड आया फोर विंग्स। विंग्स का मीनिंग क्या होता है, पंख होता है। पक्षियों के पास पंख, उड़ने के लिए विंग। और इस विंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आप देखे होंगे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लेफ्ट विंग बोला जाता है या राइट विंग बोला जाता है। इसी को आप लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट बोलते हैं, वामपंथी वगैरह जो वर्ड इस्तेमाल होता है, यहां से वर्ड आ जाता है लेफ्टिस्ट, है ना। तो ये भी ग्रुप को बताने के लिए, तो विंग वर्ड जो है इसका मीनिंग ग्रुप भी हो जाएगा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, लेफ्ट विंग, राइट विंग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में इसलिए रखना है, एग्जाम में कब क्या पूछ ले आपको मालूम नहीं है। तो नंबर 4 भी हो गया हमारा। आइए नंबर 5। बहुत से बच्चे लगता है सो ही गए, जगह नहीं है। भाई जगो, जिंदगी में कुछ करना है तो जगना पड़ेगा। आइए यहां पे नंबर 5 क्या कह रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, यानी सिनोनिमस मीनिंग फाइंड करना है। ही पॉज्ड सेवरल टाइम्स व्हाइल डिलीवरिंग हिज स्पीच। पॉज वर्ड का यहां पर सिनोनिमस मीनिंग हमको फाइंड करना है। पॉज का मीनिंग क्या होता है जी, आप अपने रिमोट से कुछ भी टीवी पे चल रहा है क्या कर देते हो, रोक देते हो। तो पॉज का मीनिंग होता है स्टॉप करना, किसी भी चीज को रोक के रखना। और ही के बाद पॉज आया है तो सब्जेक्ट के बाद आता कौन है, तो वर्ब। तो ये पॉज आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। पहला ऑप्शन है परसिस्टेड। परसिस्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को कंटिन्यू करना, चाहे वो नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे। मान लीजिए कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में कॉन्टिन्यूसली चला जा रहा है, वो परसिस्ट है। कंटिन्यू बोलोगे, या इसी को हम बोलते हैं मेंटेन, है ना, कोई भी चीज लगातार चल रही है, परसिस्ट है। होल्टेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, होल्ट का मतलब होता है रोक के रखना, होल्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा, रुकना हो जाएगा, यानी स्टॉप, इसका भी सेंस आएगा। और एक बहुत अच्छा वर्ड जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, BALK। बाक का मीनिंग होता है रोक के रखना, रोक देना। हॉल्टेड आ गया। नंबर 3 में देखिए वर्ड आया स्टैमरिंग, स्टैमर। अब स्टैमर वर्ड जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। स्टैमर हिंदी मीनिंग होता है इसका हकलाना, यानी आप किसी भी वजह से हकला रहे हैं, सही से बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे आप शादी के कार्ड में देखते होंगे लिखा होता है नीचे, मेरी दीदी की थादी में दलूल थे दलूल आना। ये क्या है, ये हकलाने का एक एग्जाम्पल। एक छोटा सा बच्चा है जिसकी आवाज अभी उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं निकल रही है, तो स्टैमर करना, हकलाना। तो ये कई बार हो जाता है जब आप बोल नहीं पाते हैं या नर्वस हैं, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बिल्कुल नर्वस हैं, आप सेक कर रहे हैं, हिल रहे हैं अंदर से, उसी को बोलते हैं स्टैमरिंग, यानी कि हकलाना। तो वर्ड आ जाता है इसके लिए हेजिटेट करना। हेजिटेट करना, या वर्ड आता है फंबल, FUMBLE, फंबल, यानी आप हकला रहे हैं। तो हेजिटेट या फंबल, क्यों, या तो कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आवाज सही से निकल नहीं पा रही है, ये सेंस निकल के आता है स्टैमरिंग करना, स्टैमर्ड। और लेफ्ट, देखो अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो ये लेफ्ट मेरा नाउन भी है। अगर नाउन हो जाएगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, साइड, लेफ्ट साइड बोलते हैं आप। अगर लेफ्ट यहीं पे मेरा एडजेक्टिव हो जाए तब ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड, बायां हाथ। लेफ्ट हैंड बोला, हैंड मेरा क्या है, नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव, तो यहां पे लेफ्ट मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यही लेफ्ट मेरा एडवर्ब भी होता है। कैसे एडवर्ब होता है, ध्यान से देखिए, टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ो। क्या बोला मैंने, टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ो। ये टर्न मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसी को आप एडवर्ब कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण बोला जाता है, ऐसा आपने बचपन से पढ़ रखा है। तो टर्न लेफ्ट, वहां पे वो एडवर्ब हो गया। और लेफ्ट मेरा वर्ब भी होता है, LEFT। अब ये लेफ्ट मेरा वर्ब कैसे होगा, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है लीव। और लीव का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ के निकल जाना। और जब ये वर्ब होगा तो इसके साथ प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ही लेफ्ट फॉर मुंबई यस्टरडे, उसने कल मुंबई छोड़ दिया,
है ना। तो इतने सारे मीनिंग है एक वर्ड के, और ये सब आपको ध्यान में रखना है। और आप जानते भी हैं, लेफ्ट साइड आप बोलते हैं, लेफ्ट हैंड आप बोलते हैं, आपको बस इतना मालूम रखना है कि जब लेफ्ट हैंड बोलते हैं तो लेफ्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए। और अगर टर्न लेफ्ट बोला है कि बाएं मुड़ो, तो वहां पे लेफ्ट क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि वो टर्न वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। और लेफ्ट अगर वर्ब के तौर पे है तो लिव इसका फर्स्ट फॉर्म है, और लिव के साथ प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल होता है, किसी प्लेस को छोड़ना, किसी इंसान को छोड़ना, है ना। और लेफ्ट अगर नाउन हो जाए तो किसी साइड की बात करता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। और यहीं से हमने एक वर्ड अभी बोला था विंग के तौर पे, कि लेफ्ट विंग, जिसको आप लेफ्टिस्ट बोलते हैं, तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, पॉज का मीनिंग रोकना है और हॉल्ट का मीनिंग भी रोकना है, सिनोनिमस वर्ड चाहिए था, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। और हर एक वर्ड वर्ब के तौर पे है, क्योंकि सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो जितना भी वर्ड आपको यहां पे दिख रहा है, चाहे वो परसिस्टेड हो, होल्टेड है, स्टैमर्ड है या लेफ्ट है, ये वर्ब है, क्रिया है। चलिए, नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या बोला गया है, कंपटीशन एंड कॉपरेशन आर द मोस्ट डैश एलिमेंट्स ऑफ अ कंपनीज सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरीज यहां होना चाहिए था, यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझो, कंपटीशन एंड कॉर्पोरेशन, कंपटीशन है, स्पर्धा है, और कॉपरेट करना है ना। यानी को का मतलब होता है टुगेदर, समझो, वर्ड को याद नहीं करना। और ऑपरेट का मतलब होता है रन करना, किसी भी चीज को चलाना, है ना। यानी आप साथ साथ चल रहे हैं, इसी को कॉपरेट बोला जाता है। यानी आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हो, एक दूसरे का कॉपरेशन है, यानी साथ साथ काम हो रहा है। तो को का मीनिंग होता है टुगेदर, यहीं से वर्ड आता है कंजंक्शन, को वर्ड आया वहां पे, कन का मीनिंग टुगेदर, जंक्ट का मीनिंग जोड़ना, जो एक साथ किसी भी चीज को जोड़ दे, कंजंक्शन। और आपका जितना भी कंजंक्शन है, एंड हो, बट है, येट है, ऑल्दो है, दो है, ये क्या करता है, क्लॉज को, सेंटेंस को, फ्रेज को कनेक्ट करने का काम करता है। तो को मीन्स टुगेदर, इसलिए को ऑथर आता है, को एक्टर्स आता है, यानी साथ में जो एक्टर मिलके काम करे। तो को मीन्स हो गया टुगेदर, और ऑपरेट का मीनिंग क्या हो जाता है, रन करना किसी भी चीज को, यानी ऑपरेशन, है ना। तो साथ साथ किसी भी चीज को रन करना, यानी एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये कोऑपरेट है, कोऑपरेशन है। तो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन आर द मोस्ट डैश एलिमेंट्स। अब ये एक दूसरे को सपोर्ट करना कैसा एलिमेंट्स है, ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के लिए सक्सेस स्टोरी, यानी साथ में मिलकर एक साथ काम करोगे तो वो कंपनी ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, ये बोला गया यहां पे। और जब सक्सेस की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव सेंस रखता है, यानी इस ब्लैंक स्पेस में मेरे को पॉजिटिव वर्ड चाहिए। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा वर्ड नेगेटिव है। पहले ये देखो, इन अप्रोप्रिएट, मैंने आपको बार बार बताया है, इन प्रीफिक्स आएगा, वर्ड आपका नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए, अप्रोप्रिएट वर्ड जो है, अप्रोप्रिएट वर्ड में एक वर्ड आता है PROP, और इसी प्रॉप से वर्ड बनता है प्रॉपर। वर्ड को ब्रेक करके सीखना सीखो, ब्रेक करना सीखो। प्रॉपर, प्रॉपर का मीनिंग क्या होता है, फेयर, यानी जो चीज उचित है, जो चीज क्या है, उचित है। तो इन अप्रोप्रिएट यानी इनका मीनिंग नॉट प्रॉपर, यानी वो चीज प्रॉपर नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है, तो वर्ड हो जाएगा नेगेटिव। मेरे को इस ब्लैंक स्पेस में चाहिए पॉजिटिव वर्ड, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। सिग्निफिकेंट, यहां पर इन आ गया, इनका मीनिंग क्या होता है, नॉट होता है। और सिग्निफिकेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो चीज महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही आपने इनसिग्निफिकेंट बोला, यानी नॉट इंपॉर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण नहीं है, और जो महत्वपूर्ण नहीं है वो नेगेटिव हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस में पॉजिटिव चाहिए, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यूजलेस की बात करेंगे, लेस का मीनिंग क्या होता है, नॉट, यानी जो चीज यूज में ना हो, बेकार हो, तो ये भी नेगेटिव वर्ड एलिमिनेट हो गया, बचा इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव वर्ड है, और यही आपका आंसर होगा। इसलिए मैं बोलता हूं, जब भी आप वर्ड को पढ़ें, वो क्या पढ़ें, तो सीधा हिंदी मीनिंग ना रटें। आप ये देखें, वर्ड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किस वर्ड के साथ कौन सा ग्रुप बन रहा है। वर्ड जो है हायर डिग्री का है, माइल्डर डिग्री का है, ये सब आपको देखना है। तो बिना हिंदी मीनिंग जाने भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके राइट आंसर तक आप पहुंच जाते हैं। ये वर्ड को पढ़ने का मैथमेटिकल या साइंटिफिक अप्रोच माना जाता है। अब यहां पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखिए कंपनी के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है। नाउन के साथ जब भी आप एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे तो आगे भी आपको नाउन लिखना होता है। देखो कैसे, अगर मैं यहां पे लिखूं राम्स, और राम्स लिख के छोड़ दिया जाए तो कोई भी सेंस आपका नहीं बनेगा। लेकिन मैंने जैसे ही बोला राम्स बैट, आप बोले राम का बल्ला, मामला सही है। अब यहां से एक चीज सीखना है
बैट मेरा क्या है, नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अभी आप क्या सीखे कि किसी भी नाउन के साथ अगर एपस्ट्रॉफी एस को कनेक्ट कर दोगे तो वो नाउन अब नाउन नहीं रहेगा, वो नाउन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। नंबर 7 क्या है, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज वन मिस स्पेल्ड वर्ड, स्पॉट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। यानी आपको ऐसा स्पेलिंग फाइंड करना है जिसकी स्पेलिंग इन मींस नॉट करेक्ट, यानी जो सही ना हो। क्या हो जाएगा आंसर, KALEIDA, DA नहीं होता भैया, DO होगा। सी वाला तो होगा नहीं, सी वाला होगा नहीं। क्लैडोस्कोप, और क्लैडोस्कोप यही है, KALEIDOSCOP। और क्लैडोस्कोप वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी अलग अलग चीजों का मिक्सचर या मिश्रण होना, इसको हम बोलते हैं क्लैडोस्कोप। अ लार्ज नंबर ऑफ, और अ लार्ज नंबर ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि अ लार्ज नंबर ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग हो जाता है मैनी, यानी अलग अलग चीजें हैं और उसका एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लैडोस्कोप, KELEIDOSCOPE। राइट ऑप्शन फॉर स्पेलिंग को फिर से देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप स्पेलिंग लिखें। नंबर 8 में क्या दिया हुआ है भैया, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. In spite of all her air and graces, ये underlined part आपका है, air and graces, she had very few talents। जब भी सेंटेंस को पढ़े मैंने क्या बोला, देखो सेंटेंस को पढ़ के ये समझो कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उस सेंटेंस का, उस वर्ड का, उस पैराग्राफ का, उस पैसेज का कोनोटेशन क्या है। क्या लिखा है मैंने, कोनोटेशन, बार बार लिखता हूं डेली। क्या होता है कोनोटेशन का मीनिंग, कोनोटेशन का मीनिंग होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड, और एटीट्यूड आपका नेगेटिव भी हो सकता है और एटीट्यूड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कोनोटेशन, ये वर्ड का कोनोटेशन है, वर्ड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये सेंटेंस का कोनोटेशन है, सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आइए, इन स्पाइट ऑफ ऑल हर एयर एंड ग्रेसेस, यहां तक पहला क्लॉज आपका है, और यहां पे कामा का इस्तेमाल किया गया कंजंक्शन के तौर पे। सी हैड वेरी फ्यू टैलेंट्स, वेरी फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, है ना, नॉट मैनी, यानी कोई भी चीज बहुत नहीं है, बहुत कम है, यानी आपके अंदर टैलेंट नहीं है, और टैलेंट ना होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, है ना, तो टैलेंट अगर नहीं है और उसके बावजूद भी, तो ये इन स्पाइट ऑफ जो है ये एडवर्सिटिव फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी अपोजिट सेंस बताएगा। कहने का मतलब जो इंसान दब्बू टाइप का होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, वो दबा दबा रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल चौर में मिलेगा कि हमसे ज्यादा कौन जानेगा, आई एम द किंग, अपन ही गॉड है। कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। वही बोला गया यहां पे कि ज्ञान तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी चौड़ में रहता है ना। तो नेगेटिव यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल हर एयर एंड ग्रेसेस, देखिए अगर मैं एयर की बात करूं, एयर अगर मेरा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो विंड की बात होती है, हवा की बात होती है। लेकिन इसी एयर में अगर एस लगा दोगे तो एयर्स हो जाएगा, और एयर्स का मतलब होता है हवा में होना। बहुत से लोग हवा में होते हैं, है ना, बोलते ना, ही इज इन एयर्स नाउअडेज, वह आजकल हवा में है, यानी हवा में है, यानी उसके पैर जमीन पे नहीं है, यानी घमंड उसके माथे पे है। तो एयर्स वर्ड का मीनिंग हो जाता है एरोगेंस। देख रहे हो कैसे सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकाल रहे हैं, आपको भी ऐसे ही निकालना है, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे नहीं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल हर, एयर नहीं होगा, एयर्स होगा, जिसका मीनिंग होता है एरोगेंस, और एरोगेंस का मीनिंग होता है घमंड। मैं हिंदी लिखता नहीं है, फिर भी आपके लिए लिख देता हूं, है ना, घमंड। एंड ग्रेस, सी हैड वेरी फ्यू टैलेंट्स, वेरी फ्यू का मतलब ना के बराबर, टैलेंट है नहीं, फिर भी घमंड में है। ये इन स्पाइट ऑफ बता रहा है आपको एडवर्सेटिव सेंस में। तो एयरिंग हर ग्रेस ये नहीं होगा। एयर्स एंड ग्रेस, भाई ग्रेस नहीं, ग्रेसेस होना चाहिए, यहां पे देखो लिखा हुआ है। और 3 में एयरिंग एंड नहीं, ये भी नहीं। और 4 में एयर्स एंड ग्रेसेस, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एयर मीन्स हवा और एयर्स मीन्स हवा में होना, यानी कि घमंड माथे पे है, ये सेंस निकल के आता है। चलिए नंबर 9 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस। प्रोपेल पैडल्स, ये सेंटेंस इसी में लिखा जाना चाहिए था, इस लाइन में। खैर यहां पे आ जाओ। प्रोपेल पैडल्स आर यूज्ड टू डैश द बोट, यहां पे 2 वर्ड है, एक प्रोपेल वर्ड है। प्रोपेल वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज को ड्राइव करना, आगे ले जाना, है ना।
प्रोपेल का मीनिंग उकसाना भी होता है, जब किसी को उकसाते हैं, भड़काते हैं, तो उसको आप आगे ही ले जाते हैं किसी चीज को करने के लिए। तो प्रोपेल मीन ड्राइव है। पैडल का मीनिंग क्या होता है? आप देखे होंगे नाविकों के पास नाव चलाने के लिए एक लकड़ी का बना होता है, उसके हेल्प से वो पानी को करते हैं और नाव आगे की ओर बढ़ती है, तो उसको हम पैडल बोलते हैं। सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट में लिख देता हूं, आप याद रख लोगे। फोर, मूविंग बोट, यानी बोट को आगे बढ़ाने के लिए जो वो उड का बना होता है उसी को हम पैडल्स बोलते हैं। तो प्रोपेल पैडल्स आर यूज टू डैश द बोट, बोट को क्या करने के लिए? चलाने के लिए। और देखो यहां पे हमने पढ़ाते पढ़ाते लिखते लिखते मूविंग वर्ड लिख भी दिया और ऑप्शन में भी मूव आपका आया हुआ है। तो रन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रन या तो दौड़ना हो जाएगा या किसी भी चीज को ऑपरेट करना हो जाएगा। ऑपरेट आप किसी दुकान को करेंगे, किसी कंपनी को करेंगे। नौ को आप यहां पे ऑपरेट का सेंस निकल के नहीं आएगा। रश का मतलब क्या होता है? जल्दीबाजी में होना, क्विक, कोई भी चीज बहुत फास्ट आप कर रहे हैं, रश है वो। कैरी का मतलब क्या होता है? कैरी का मतलब ढोना, यहीं से आपका होता है, साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है, CARRIER, है ना, ये कैरियर है। और आप यहां क्यों आए हैं? तो CAREER, ये करियर है, आप अपना करियर बनाएंगे और साइकिल के पीछे कैरियर होता है जो कि कैरी से आया है, वाई को हटा के आई लगाया है, ध्यान रखेंगे। इट्स कॉल्ड कैरियर एंड इट विल बी कॉल्ड करियर, जो आपका बनेगा। और मूव मतलब जानते हैं जिसमें मूवमेंट हो, गति हो, है ना। अब आइए यहां पे, प्रोपेल पैडल्स आर यूज्ड टू डैश द बोट, रन तो होगा नहीं, रस का क्विक से लेना देना कोई सेंस नहीं है, कैरी का कैरियर है ना, ढोना कोई दिक्कत नहीं, और मूव आगे बढ़ाने के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाना है? 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात पल्ले पर रही है जी आप लोगों के? अगर समझ में आ रहा हो तो यस लिखें। और आज का सेट बहुत ही आसान है। Number 10, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. When he handed his homework, he forgot to give the teacher the last page. Underlined part क्या है आपका? यहां से यहां तक देखिए आप, हाँ ये वाला, When he handed in his homework, ये फर्स्ट क्लॉज जो है ये आपका अंडरलाइन पार्ट है, दूसरा यहां से स्टार्ट हुआ है। अब पढ़िए, When he hand, ही क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद मेरे को क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। अब ये हैंड जो है ये मेरा नाउन भी होता है। अगर मैं हैंड की बात करूं तो ये मेरा नाउन भी है, ये मेरा, यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट के बाद डेफिनेटली वर्ब होगा, और यही मेरा एडजेक्टिव भी होता है। अब कैसे होता है? अगर मैं नाउन की बात करता हूं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दाहिना हाथ, बायां हाथ, ऐसे आप बोलते हैं, तो राइट हैंड, राइट मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करेगा, वहां पे हैंड मेरा नाउन है। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो यहां बोला हैंड, यानी किसी भी इंसान को कुछ देना, अपने हाथों से जब आप दे देते हैं, हैंड ओवर करते हैं। आप क्या करते हो? हैंड ओवर, है ना, किसी को आप देते हो, अपने हाथों से ही देंगे, हैंड ओवर किया, यहां पे ये वर्ब के तौर पे है। एडजेक्टिव के तौर पे कैसे होता है भैया? बोलते हैं हैंड राइटिंग, यानी आपकी खुद की लेखनी। राइटिंग क्या है? वर्ब के एंड में आईएनजी लगाओगे, जिरंड के तौर पे काम करता है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? वॉकिंग। वहां पे V1 प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के तौर पे है, इज वर्ब है, वर्ब से पहले कौन? सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट होता कौन है? नाउन। तो V1 प्लस आईएनजी अगर सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो उसे आप वर्बल नाउन कहते हैं, क्योंकि वो नाउन वर्ब के हेल्प से बना है। तो यहाँ पे हैंड राइटिंग क्या है भैया? हैंड राइटिंग। तो ये इस हैंड ने इस राइटिंग को क्वालिफाई किया, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो हैंड मेरा नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। आओ यहां पे, When he hand, यानी ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो आएगा वर्ब होगा, यहां पे हैंड वर्ब है। अब देखिए ये वर्ब जो है ये अपने फर्स्ट फॉर्म में है, और ही सब्जेक्ट के तौर पे सिंगुलर होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग होता है प्लुरल। तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या करना पड़ेगा? V5 लिखना पड़ेगा, और वो होगा हैंड्स, अगर प्रेजेंट में जाएगा तो, है ना, लेकिन हैंड नहीं होगा। आगे अगर क्लॉज की बात करें, ही फॉरगॉट, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है भैया? पास्ट टेंस की बात करेगा। अब टेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए पैरेलल, अगर पास्ट है तो पास्ट में ही जाना चाहिए। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? तो ये हैंड जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना होके या फिफ्थ फॉर्म ना होके सेकेंड फॉर्म होगा, और क्या होगा? हैंडेड, और पास्ट टेंस को क्वालिफाई करेगा। आइए फर्स्ट, व्हेन ही हैज हैंडेड बोल दोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, जबकि प्रेजेंट में रहना ही नहीं है, पास्ट में जाना है। ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट। सेकेंड आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। और थर्ड की बात करें, व्हेन ही हैंडेड हिज होमवर्क, और फोर्थ की बात करेंगे, व्हेन ही हैंडेड इन हिज होमवर्क, उसकी हाथों में दिया है ना, तो नंबर 4 की बात करेंगे।
नंबर थर्ड की बात नहीं करेंगे। और कैसे पता, आगे बोला गया ही फॉरगॉट टू गिव दिया है द टीचर द लास्ट पेज, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाना है, 4 हो जाना है, क्योंकि वहां पे सी में प्रेपोजिशन नहीं है और यहां पे बिल्कुल है इन। कोई भी डाउट सवाल कीजिए। नंबर 11 में देखो क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड इज GRANDEUR। बहुत से बच्चे इसे ग्रैंडियोर पढ़ते हैं, ग्रैंडर पढ़ते हैं, इसे ग्रैंजर पढ़ा जाता है, जा होगा ग्रैंजर। अब देखिए ग्रैंड वर्ड को कैसे याद रखोगे, GRAND ग्रैंड, और ग्रैंड का मतलब क्या होगा, बिग, है ना। आप देखते हैं कोई भी टीवी शो वगैरह होता है तो क्या होता है, ग्रैंड फिनाले, क्या होता है, ग्रैंड फिनाले, है ना, यानी फिनाले है यानी फाइनल है, और उसका जो मैनेजमेंट है वो भव्य है, ग्रैंड फिनाले बोलते। तो ग्रैंड का मतलब बिग यानी भव्य होना। तो ग्रैंडियर वर्ड का मीनिंग होता है जो चीज बहुत ही भव्य हो, शानदार हो, लाजवाब हो, है ना। यानी वर्ड आता है, यहां तो मैग्निफिसेंट वर्ड लिखा ही है, मैं लिखता हूं एक और वर्ड, मैजेस्टिक, MAJESTIC, मैजेस्टिक यानी जो चीज बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। फैंटास्टिक, ये सब वर्ड आप सुनते हैं, आप जानते हैं, फैंटास्टिक। फिर वर्ड आता है फैब्युलस, ये सब याद रखिए, फैब्युलस। अब देखो मैं किसी भी चीज को देख के नहीं लिख रहा, यहां पे मेरे को सब चीज याद है, आप भी कोशिश करेंगे तो आपको भी याद हो जाना है ना। ऐसा नहीं है कि हम सीख के ही आए हैं, पढ़ते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं, सीखते हैं फिर आपको सिखाते हैं। तो आप भी अगर डेली आओगे, डेली पढ़ोगे, डेली जानोगे, तो आपके माइंड में भी ये सब चीज लॉक हो जाएगा। और सीखना बहुत जरूरी है, लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है। जब तक ये एटीट्यूड नहीं आएगा नहीं सीख पाओगे, है ना। तो वो सीखने की आदत जो है वो अपने अंदर डालिए। तो ग्रैंडर वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्रैंड को हमने ग्रैंड से याद रखा, ग्रैंड फिनाले, और ग्रैंड का मीनिंग बिग यानी जो भव्य है, उसी को बोलते हैं मैजेस्टिक यानी कि शानदार, फैंटास्टिक, फैब्युलस, मार्वेलस, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट, लॉट्स ऑफ वर्ड्स। आइए इधर, वर्ड आया मैग्निफिसेंस। अब मैग्निफिसेंस को कैसे याद रखोगे, वर्ड आता है मैग्ना, और मैग्ना वर्ड का मीनिंग होता है क्या, लार्ज यानी कि भव्य, यानी कि बहुत ही शानदार, है ना। तो मैग्निफिसेंट वर्ड भी आपका यही सब हो जाएगा, मैजेस्टिक, फैंटास्टिक, फैब्युलस। पार वर्ड, पार का मतलब क्या होता है, कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा, कोई भी एनर्जी, यहीं से वर्ड आता है पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि क्या क्षमता है आपकी, क्या पावर है, पोटेंशियलिटी, पोटेंशियल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, पोटेंशियलिटी वो आपका नाउन हो जाना है। यहीं से वर्ड आता है इसके लिए, पावर के लिए, वाइटल, और वाइटल का मतलब शक्ति, और यहीं से आप एक दवाई का नाम सुने होंगे, रिवाइटल। अब रिवाइटल क्यों, मतलब मीनिंग इसका हुआ, री का मीनिंग अगेन होता है, और वाइटल का मीनिंग होता है एनर्जी, यानी अगर आप थके हुए हैं तो एक टैबलेट खाइए रिवाइटल वाला, और फिर से एनर्जेटिक हो जाइए, उसको बोलते हैं रिवाइटल, वाइटलिटी यानी क्षमता यानी एनर्जी, और रीमीन्स अगेन, इसलिए नाम पर रिवाइटल। एक वर्ड आया है लायबल, लायबल का मतलब क्या होता है आपका, रिस्पॉन्सिबल यानी जवाबदेही। ये सब वर्ड सीखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, रिस्पॉन्सिबल। और एक वर्ड आया है आपका कोमोशन, और कोमोशन का मतलब होता है शोर शराबा, यानी इसको हम बोलते हैं मेहम, MEYHEM, मेहम बोलो। और एक वर्ड मैं और लिख सकता हूं, कहां लिखूं, इसके नीचे लिख देता हूं, पेंडेमोनियम, जो एग्जाम में पूछा जाता है, पेंडेमोनियम। तो जिन बच्चों का GD का एग्जाम होगा, अगर आप ये सेशन देख के जाएंगे तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो कोमोशन यानी कि शोर शराबा, मेहम बोलो या पेंडेमोनियम बोलो, ये इसका मीनिंग है। अब आइए, ग्रैंडर वर्ड का सिनोनिमस मीनिंग चाहिए तो मैग्निफिसेंस आपका आंसर होगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे, वर्ड आपका यहां पे नाउन के फॉर्म में दिया गया है। चलिए नंबर 12 क्या होना चाहिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। क्या है यहां पे, वाटर पॉल्यूशन नॉट ओनली इंडेंजर्स ह्यूमन हेल्थ बट ऑल्सो आर एनवायरमेंट। अंडरलाइन पार्ट कौन सा है भैया, ओनली इंडेंजर्स, ये आपका अंडरलाइन पार्ट है। वाटर पॉल्यूशन, पानी जो प्रदूषित हुआ है, नॉट ओनली इंडेंजर्स ह्यूमन हेल्थ बट ऑल्सो आर एनवायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ को ही नहीं एनवायरमेंट को भी परेशान करके रखा है। इन डेंजर में एक वर्ड है आपका डेंजर, और डेंजर का मतलब क्या होता है, जो चीज काफी हार्म कर दे, आपको नुकसान पहुंचा दे। और यहां पे इन लग गया है तो ये वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। बहुत ऐसे आपके एडजेक्टिव हैं जिनके प्रीफिक्स के तौर पे अगर en आ जाए तो वर्ब के तौर पे काम करना होता है। जैसे एक वर्ड आपका है फीबल, फीबल, फीबल का मतलब होता है वीक यानी कि कमजोर। अब यहीं पे इस फीबल के साथ मैं अगर लिख दूं इन फीबल, इन फीबल, इन फीबल मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा।
ये फीबल मेरा क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का प्रीफिक्स अगर en हो जाता है तो वो मेरा वर्ब के तौर पे काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। इन डेंजर वर्ब है क्या, खतरा। अब किस वर्ड से इसको रिप्लेस कर दें। कॉज का मीनिंग होता है कारण होना किसी भी चीज का, ये तो सीधा बोला है, ये तो रिजल्ट बता दिया कि इन डेंजर होगा, खतरनाक होगा, तो सिर्फ कॉज से काम नहीं चलेगा। सैटर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को ब्रेक करना, तोड़ देना, है ना, ब्रेक करना, किसी भी चीज को तोड़ देना, सैटर्स वर्ड भी नहीं होगा। क्लासेस वर्ड का मीनिंग भी वही होता है, तोड़ देना, फोड़ देना, यानी जब आप डिसएग्री करते हैं किसी भी चीज से, क्लैश हो जाता है, दो चीज के बीच में टकराहट हो जाती है। और हार्म का मतलब होता है नुकसान होना, तो ओनली हार्म्स, इससे इसको रिप्लेस करेंगे। ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा, ये ध्यान आपको रखना है। नंबर 13 क्या होना चाहिए, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वॉज a great chance you missed out an opportunity। अब यहां पे मिस्ड आउट एन अपॉर्चुनिटी क्या मतलब हो जाएगा इसका, इट वॉज अ ग्रेट चांस, ग्रेट चांस था, यू मिस्ड आउट एन अपॉर्चुनिटी, और तुमने मिस्ड कर दिया, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी ये घटना हो चुकी है, और मिस कर देना मतलब अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल चुकी है, मिस्ड आउट एन अपॉर्चुनिटी। इसके लिए क्या इडियम होता है, आर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आर डेड एज डोडो, मिस्ड द बोट, और आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर। लेकिन ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, एसएससी का फेवरेट है, बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल हो, और देखिए जीडी में भी पूछा गया है। तो मिस्ड द बोट का मतलब होता है मिस एन अपॉर्चुनिटी, मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर को क्या करना, गवा देना। अब आइए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब होता है, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, और डिसगाइज यानी जो चीज आपको दिखे नहीं, यानी मान लीजिए शुरू में कोई भी चीज आपको गलत लगे लेकिन बाद में वो चीज आपके लिए सही हो। कैसे याद रखोगे, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, ब्लेस, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करें। और डिसगाइज, गाइज का मतलब होता है अपीयर होना, यानी प्रकट होना, है ना। और डिस वर्ड का अगर प्रीफिक्स है तो नेगेटिव, नॉट, यानी नॉट अपीयर, यानी वो चीज आपको दिख नहीं रहा है। मान ली जिंदगी आपके साथ खेल खेल रही है, आपका अच्छा नहीं चल रहा है वक्त, और आप बोल रहे हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना। इसका मतलब यह है अगर वक्त अभी सही नहीं है तो भगवान आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि बेटा तुम खुद पे काम करो, लाइफ को बेहतर करो, आगे तुम्हारा बेहतर होगा। इसलिए संघर्ष अगर आपकी जिंदगी में आया है तो आप बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, लकी हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष करके जब निकलोगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है ना, कौन सी कविता है, कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है ना। कि वर्षों तक वन में घूम घूम, पांडव जो थे महाभारत की कहानी आप जानते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, काफी साल वन में घूमे, बाधा विघ्नों को चूम चूम, वो जो संघर्ष है, धूप छांव जो आप देखते हैं अपनी जिंदगी में, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, सह मतलब सहना, जितनी भी समस्याएं जिंदगी में आती है उसको सह के, तो सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। जब संघर्ष आपकी जिंदगी में आएगी, आप मेहनत करोगे तो आप निखरोगे। तो पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो अगर आज तक कुछ नहीं हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है हम अपनी जिंदगी में असफल हो गए। कोई अगर बोले तुमसे ना हो पाया तो सीधा बोलिए आज तक नहीं हुआ है, आगे कबाड़ देंगे, आग लगा देंगे, फाड़ देंगे। तो वही है कि जिंदगी जब आपके साथ खेल खेलती है तो आपको लगता है हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारा अच्छा नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। मतलब यह है कि जिंदगी आपको एक मौका दी है खुद पे काम करने के लिए, और जब खुद पे काम करेंगे तो एक वक्त के बाद आप निखर के आएंगे, जैसे पांडव निखर के आए थे। तो सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। आइए यहां पे, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का वही मतलब है, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, और डिस्गाइज वो दिख नहीं रहा है, वो वरदान भगवान का दिख नहीं रहा है, शुरू में वो आपको टफ लग रहा है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है, क्या लिखूं इसका मतलब, ऊपर लिखता हूं, STH, यानी कि समथिंग दैट सिम्स बैड फर्स्ट, यानी कोई भी चीज पहले आपको बुरी लगे, दैट सिम्स बैड फर्स्ट बट रिजल्ट्स इन समथिंग गुड लेटर। क्या समझे,
आप समझे, कोई भी चीज पहले आपको बुरी लगती है लेकिन बाद में वो चीज बहुत अच्छी होती है आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, और आप बोलते भी हैं बाद में, अच्छा हुआ कि उस समय कुछ बुरा हो गया, अगर उस समय ना हुआ होता तो आज मैं इस स्थिति में, ऐसी खुशी के माहौल में मैं नहीं होता। वही मीनिंग होता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेस मतलब आशीर्वाद, और डिसगाइज वो आशीर्वाद अभी आपको नहीं दिख रहा है, अभी आपको लग रहा है कि अभिशाप है, लेकिन वो चीज आपके लिए वरदान है ना। तो आइए यहां पे, डेड एज अ डोडो, इसका मतलब होता है कंप्लीटली डेड, यानी पूरा का पूरा मर जाना, कंप्लीटली डेड, कंप्लीटली डेड, यानी वो चीज अस्तित्व में ही नहीं है। जैसे डायनासोर की बात करें, वो क्या है, डेड एज अ डोडो है, अब उनका अस्तित्व, उसका अस्तित्व रहा ही नहीं, वो सेंस आता है। मिस द बोट, आप देखिए मिस द अपॉर्चुनिटी हो गया, और इन द मिडल ऑफ नोवेयर, यानी दूर दूर तक कुछ ना होना, यानी फार अवे। आप खास करके ग्रामीण इलाकों में जाइए, और ऐसे अब तो वैसा रहा नहीं, जहां पे लाइट ना हो, बहुत दूर तक दुकान ना हो, कुछ खाने पीने का ना मिले, आप क्या बोलते हैं, दूर दूर तक कुछ दुकान भी नहीं था, कुछ था ही नहीं, उसी को बोलते हैं इन द मिडल ऑफ नोवेयर, यानी नोवेयर कहीं नहीं, बीच में कुछ मिला ही नहीं, कुछ था ही नहीं, ये सेंस निकल के आएगा। चलिए नंबर 14 क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मीनिंग फाइंड करना है, वर्ड आया है प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट वर्ड जो है ये नाउन के तौर पे भी काम करता है, वर्ब के तौर पे भी काम करता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है। और प्रॉम्प्ट वर्ड का मीनिंग होता है, एक मीनिंग तो इसका क्विक निकल के आता है, फास्ट, और एक होता है कि आपको प्रेरित करना, कोई भी चीज आपको इंस्पायर करे, आपके अंदर ट्रिगर करे, है ना, ट्रिगर करना, इंस्पायर करना, ये मीनिंग इसका निकल के आता है। पहला वर्ड है अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब क्या होता है जी, अटेंटिव का मतलब होता है केयरफुल या कॉशस, CAUTIOUS। कॉशस का मतलब होता है जागरूक इंसान होना, और इसी कॉशस से नाउन बनता है कॉशन, सावधान, और यहीं से वर्ड आ जाता है प्रिकॉशन, है ना, प्रिकॉशन, पहले से सावधान होना, पहले से अलर्ट रहना, कॉशस जागरूक होता है, अटेंटिव का मीनिंग होगा। इनिशिएट वर्ड आप जानते हैं, इनिशिएट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, START, है ना, इनिशिएट यहीं से वर्ड आता है इनिशिएटिव, कोई पहल, है ना, इनिशिएशन, ध्यान रखेंगे। डिलेड, डिलेड का मतलब होता है लेट करना, यानी आप लेट किए। और बहुत अच्छा वर्ड जो एग्जाम में पूछा जाता है, देखिएगा, प्रोक्रास्टिनेशन, CRASTI, क्रास्टिनेशन, और चूंकि यहां वर्ब के तौर पे है तो मैं वर्ब लिखता हूं, प्रोक्रास्टिनेट ये मेरा वर्ब हो जाएगा, प्रोक्रास्टिनेशन वो मेरा नाउन हो जाएगा। और इफिशिएंट, इफिशिएंट मतलब क्या होता है, क्षमता, कैसे याद रखोगे, वर्किंग इफिशियंसी बोलते हैं ना, यानी काम करने की जो क्षमता आपकी है उसको बोलते हैं वर्किंग इफिशियंसी। इफिशिएंट मतलब क्षमता, यानी कोई भी काम बहुत ही इफेक्टिव वे में, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आप उस काम को कर रहे हैं, उसको इफिशिएंट बोलेंगे। अब आइए, ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं, चाहे प्रॉम्प्ट की बात करूं, अटेंटिव बात करूं, इनिशिएट, डिलेड, इफिशिएंट, ये यहां पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं। मेरे को एंटोनिमस वर्ड चाहिए प्रॉम्प्ट का। अब यहां पे देखो, प्रॉम्प्ट होता है जल्दी, फटाफट कोई काम करना है। मान लीजिए कोई भी चीज आपके अंदर ट्रिगर करे, इस काम को करना है तो करना है, या इंस्पायर करे, किसी चीज से आपको मोटिवेशन मिले कि कुछ कर देना है, और आप मोटिवेशन जब मिलेगा तो बहुत फास्ट काम करेंगे। लेकिन उसका एंटोनिमस पूछा है तो अटेंटिव तो होगा नहीं, क्योंकि अटेंटिव का मतलब होता है कॉशस, और कॉशस का मतलब होता है केयरफुल, सावधान, तो ये आपका होगा नहीं। इनिशिएट प्रारंभ करना, ये भी आपका आंसर नहीं होना है। डिले मतलब देरी कर देना, हाँ कर लेंगे। अब प्रॉम्प्ट मतलब फटाफट करना है, डिले मतलब कल कर लेंगे, तो क्या हुआ, आपने काम को टाल दिया, नेगेटिव, यानी एंटोनिमस यही होगा डिलेड, और एफिशिएंट का भी कोई सेंस यहां पर नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना था। चलिए नंबर 15 पे आते हैं, इसके बाद आपका क्लूज टेस्ट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, द वर्ड इज रेलेवेंट। क्या होता है रेलेवेंट, रेलेवेंट का क्या मीनिंग निकलेगा, सबसे पहले तो इस वर्ड का जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो एडजेक्टिव है। अगर मैं कोनोटेशन की बात करूं कि वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वर्ड मेरा पॉजिटिव है ना। अब आइए मीनिंग की बात करते हैं। रेलेवेंट किसे बोलोगे, बोलते हैं ये चीज बहुत ही रेलेवेंट है। रेलेवेंट है मीन्स वो चीज बहुत ही प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है, आपके लिए वो चीज सही है, इस सिचुएशन के लिए वो चीज सही है, यानी रेलेवेंट है। तो रेलेवेंट का मीनिंग हो जाएगा कोई भी चीज उस समय प्रॉपर है, उचित है। अब ये प्रॉपर वर्ड जो है बहुत ही जेनरिक वर्ड है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। एक वर्ड आता है जर्मेन, GERMAN, इस वर्ड को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, प्रॉपर का सिनोनिमस वर्ड है जर्मेन। या यहीं से वर्ड आता है अप्रोप्रिएट, APPROPRIAT, अप्रोप्रिएट, यहां पे आई है, ध्यान रखिएगा।
अप्रोप्रिएट, प्रॉपर, जर्मेन, अप्रोप्रिएट। एक वर्ड और लिखने का मन कर रहा है, प्लीज लिखिए देता हूं मैं, मेरा मन ही नहीं मानता है जब तक लिखता नहीं हूं। अपोजिट, देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक वर्ड होता है अपोजिट यानी कि विपरीत, और एक होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब प्रॉपर और अपोजिट का मतलब विपरीत होता है, ध्यान रखना है आपको। अब यहां पे ये एप्लीकेबल वर्ड है भाई, जो रेलेवेंट है वही एप्लीकेबल है, ध्यान रखना है ना। एप्लीकेबल यानी उस चीज को अप्लाई किया जा सकता है भाई, जो अप्लाई किसे किया जाएगा, जो उचित होगा। और एक चीज और ध्यान रखना है, रेलेवेंट के साथ प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेबल के साथ भी प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कोलोकेशन, यानी किस वर्ड के साथ किसका ग्रुप बनेगा, तो रेलेवेंट टू, एप्लीकेबल टू। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है जो अज्ञानी है, यानी नॉट हैविंग एनफ नॉलेज, नॉट हैविंग एनफ नॉलेज, यानी ज्ञान की कमी है, ज्ञान जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, उसको इग्नोरेंट बोलते हैं, एडजेक्टिव है, इग्नोरेंस नाउन हो जाएगा। और इग्नोरेंट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ और अबाउट का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इग्नोरेंट ऑफ होता है या इग्नोरेंट अबाउट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट नाउन भी होता है, कॉम्पैक्ट वर्ब भी होता है, और कॉम्पैक्ट मेरा एडजेक्टिव भी होता है। कॉम्पैक्ट अगर नाउन की बात करेंगे तो इसका मीनिंग कार भी होता है, या कॉस्मेटिक सेंस में भी कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेडी जो पाउडर वगैरह रखती है ना, छोटा छोटे से डब्बे में, उसको भी हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं नाउन के तौर पे। कॉम्पैक्ट अगर मेरा वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे आ जाए, वर्ब मतलब डेंस, जो चीज बहुत ही सघन है, एडजेक्टिव के सेंस में भी हो जाता है जो चीज बहुत ही सघन है, बोलते हैं ना काफी डेंस है, काफी सघन है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो कॉम्पैक्ट का ये होता है नाउन वर्ब एडजेक्टिव है। इनसिग्निफिकेंट वर्ड अभी आप पढ़े, इनका मीनिंग नॉट होता है, सिग्निफिकेंट आपका इंपॉर्टेंट होता है, यानी जो चीज आपका महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, इनसिग्निफिकेंट बोलोगे। तो रेलेवेंट का मेरे को एंटोनिमस वर्ड चाहिए, एप्लीकेबल तो इसका सिनोनिमस वर्ड है, इग्नोरेंट का कोई भी सेंस यहां पर बनेगा नहीं, कॉम्पैक्ट का भी कोई भी सेंस यहां पर, एक मिनट, हाँ, कॉम्पैक्ट का भी कोई भी सेंस यहां पर नहीं बनेगा, और इनसिग्निफिकेंट यानी जो चीज महत्वपूर्ण नहीं है, यानी जो चीज प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, इनअप्रोप्रिएट है, उचित नहीं, अनुचित है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात पल्ले पड़ रही होगी, फिर भी डाउट रहे तो कमेंट कर दिया करो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। अब आइए 16 to 20 ये क्लोज टेस्ट है हमारा, और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का हो, जीडी का आप देख रहे हैं, जीडी का ये सेट है, लास्ट ईयर पूछा गया, उसमें ये पूछा गया है, सीजीएल हो, टीपीओ हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको ये मिलेगा क्लोज टेस्ट। अब इसे पढ़ने का, बनाने का, सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप गलती क्या करते हो, जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं, आउटसाइड द वर्ल्ड हैड बिकम अ फॉर्मलेस डैश, इतना पढ़ने के बाद तुरंत आप आ जाते हैं ऑप्शन पे, एम्बिगुअस, एम्बिवेलेंट, एडवेंट, एमरफस, क्या होना चाहिए। और ये तरीका बिल्कुल ही वाहियात तरीका है, बिल्कुल ही गलत तरीका है, गलत मेथड है। कैसे पढ़ोगे, जब भी क्लोज टेस्ट को आप सॉल्व करें तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला, आप पैसेज को स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट करो और बिल्कुल एंड तक उसे कंप्लीटली रीड कर दो केयरफुली। जब पूरे पैसेज को पढ़ देते हैं आप, पूरे सेंटेंस को पढ़ देते हो, तो आपको थीम मालूम चल जाता है किस चीज के बारे में है, पैसेज नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो वहां से वो हेल्प मिलती है कि ब्लैंक स्पेस में जो वर्ड्स आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए, तो फिर ऑप्शन पे आप जाते हैं और एलिमिनेट करते हैं कौन सा वर्ड नेगेटिव है, कौन सा वर्ड पॉजिटिव है। अगर पैसेज पॉजिटिव है, सेम बात करते हैं, ऑप्शन में आप पॉजिटिव वर्ड फाइंड करते हैं। तो पढ़ने के बाद आपको एक थीम, एक मैसेज मिल जाता है, एक आइडिया लग जाता है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या नहीं है। अब आइए क्या बोला गया है कि आउटसाइड द वर्ल्ड हैड बिकम अ फॉर्मलेस, फॉर्म यानी स्ट्रक्चर, लेस नॉट यानी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, विद नो शेप, while the house itself seemed to have twisted and stretched, यानी ट्विस्टेड है, ऐठा हुआ है, स्ट्रेच यानी खींचा हुआ है, यानी उसका कोई भी प्रॉपर शेप नहीं है। देयर वॉज अ स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपकना, स्टिकी वेव स्टॉफ डैश टू हर आर्म एंड सी वाइप्ड इट ऑफ, वाइप ऑफ कर रही है, एज बेस्ट सी कुड, जितना वो करना चाहती है। द अदर मदर वॉज वेटिंग फॉर हर स्टैंडिंग ऑन द ग्रास विद हर आर्म्स डैश हर बैक बटन आईज वर एक्सप्रेशनलेस, हर बैक बटन आईज, उसकी जो आईज है वह एक्सप्रेशनलेस है, यानी उसमें कोई भाव है ही नहीं। एंड हर लिप्स वर प्रेस्ड टाइटली, और होंठ को होंठ पे दबा के बैठी हुई, कुछ बोल ही नहीं रही, इन अ कोल्ड डैश, है ना। व्हेन सी सॉ माइना, किसी का नाम है, सी रिच्ड डैश वन लॉन्ग व्हाइट हैंड एंड सी क्रुक्ड हर फिंगर, हाथ को ऐसे करके बैठी हुई है। अब यहां पे क्या क्या वर्ड हो सकता है,
आउटसाइड द वर्ल्ड हैड बिकम अ फॉर्मलेस, अगर आप बाहरी की दुनिया को देखेंगे तो वर्ल्ड हैड बिकम बन चुका था फॉर्मलेस, यानी कोई स्ट्रक्चर नहीं था, विद नो शेप, व्हाइल द हाउस इटसेल्फ सीम टू हैव ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच्ड, यानी बिना शेप की बात कर रहा है। एम्बिगुअस, एम्बीवैलेंट और एडवेंट और एमरफस, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एम्बिगुअस और एम्बीवैलेंट की बात करेंगे, दोनों का मीनिंग होता है कंफ्यूज होना, याद रखना। एम्बीवैलेंट यानी दो दिशा में आप हैं, और एम्बिगुअस जो चीज क्लियर ही नहीं है, और जब क्लियर नहीं है तो अस्पष्ट है, आप कंफ्यूज हैं, दोनों का मीनिंग कंफ्यूज होता है। एडवेंट का मतलब क्या होता है? एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, यानी कमिंग, किसी का आगमन हुआ है। और एमरफस वर्ड को समझिए, ये मॉर्फ वर्ड दिख रहा है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, SHAP, और ए का मीनिंग हो जाएगा यहां पर नॉट, जैसे आप बोलते हैं ना वर्ड एबनॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल होता है सामान्य, एबनॉर्मल असामान्य, तो ए यहां पे नेगेटिव सेंस, और मॉर्फ का मीनिंग शेप, यानी नॉट शेप, कोई शेप साइज नहीं है। और यहां पे क्या बोल रहा है? आउटसाइड द वर्ल्ड हैड बिकम अ फॉर्मलेस, और फॉर्मलेस यानी स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एमरफस विद नो शेप, व्हाइल द हाउस इटसेल्फ सीम टू हैव ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच्ड। और मोर्फस, मॉर्फ का मीनिंग शेप, यहीं से वर्ड आता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे। मॉर्फ का मीनिंग शेप है, लॉजी का मीनिंग स्टडी है, हमारे बॉडी में जो सेल्स वगैरह है उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या बनावट है, मॉर्फोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। तो मॉर्फ मीन्स शेप और ए मीन्स नॉट, यानी नॉट शेप। आइए आगे, देयर वॉज स्टिकी वेव स्टफ, स्टिकी चिपका हुआ, स्टिक किया हुआ है, डैश टू हर आर्म, आर्म यानी कि बाजू, हाथ, एंड सी वाइप्ड इट ऑफ एज बेस्ट एज सी कुड। देयर वॉज स्टिकी वेव स्टफ डैश टू हर आर्म। अब देखिए, ड्राइड वर्ड है, क्लंग है, अनमूड है और मैनोमीट है। ड्राई का आप जानते हैं, ड्राई से लेना देना है, सुखा से। क्लंग का मतलब होता है किसी भी चीज को पकड़ के बांध देना, बाइंड कर देना, है ना, बांधना हो जाएगा। अनमूर, मूर का मतलब क्या होता है? बांधना, है ना। और अन का मीनिंग क्या होता है? नॉट, यानी नॉट बाइंड, यानी बांधा हुआ नहीं है, यानी फ्री है वो चीज, ऐसे समझो। और मैनोमीट का मतलब ही होता है टू सेट फ्री, यानी मुक्त कर देना किसी भी चीज को। इसलिए बोलता हूं, जब तक मीनिंग आपको नहीं रहेगा आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहां पे ड्राई का कोई सेंस यहां बनेगा नहीं कि देयर वाज स्टिकी वेव स्टफ ड्राई टू हराम, ड्राई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। मैं अनमूर और मैनोमीट की बात करूं तो इसका मतलब होता है फ्री कर देना, और यहां बोला गया स्टिकी, और स्टिकी का मतलब होता है बिल्कुल चिपका के। हर आर्म एंड सी वाइप्ड इट ऑफ एज बेस्ट एज सी कुड, तो क्या होना चाहिए? ना अनमूड ना मैनोमेट, क्योंकि फ्री करना, और क्लंग का मतलब होता है एकदम कस देना। सेकंड ऑप्शन आपका होगा, देयर वॉज स्टिकी वेव स्टफ क्लंग टू हर आर्म एंड सी वाइप्ड इट ऑफ एज बेस्ट एज सी कुड। द अदर मदर वॉज वेटिंग फॉर हर, दूसरी जो माँ है वेट कर रही है, स्टैंडिंग ऑन द ग्रास, यानी ग्रास लैंड है, विद हर आर्म्स डैश, विद हर आर्म्स डैश। नंबर 3 की बात करते हैं, क्या है? इंटेंगल्ड, फोल्डेड, ज्वाइंट, एंटवाइंड। इंटेंगल्ड का मतलब होता है किसी समस्या में आप फंस चुके हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज है, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, तो इंटेंगल्ड का मतलब वो होता है कंफ्यूजन की स्थिति में होना। फोल्डेड यानी आपका हाथ जो है वो फोल्डेड है ना। ज्वाइन यानी दो चीज को आप कनेक्ट जब करते हो तब ज्वाइन वर्ड का इस्तेमाल करते हो, ये सब ध्यान रखिए। और एंटवाइंड का मतलब ये होता है, एंटवाइंड का, कि कोई भी चीज इतना कनेक्टेड है कि उसको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, अलग किया ही नहीं जा सकता है, यानी कि क्या बोल सकते हो? अनेबल टू बी सेपरेटेड, ये इसका मीनिंग होता है, यानी बिल्कुल एक साथ है, उसको अलग करना आप सोच ही नहीं सकते। यहां दो हाथ है, ऐसे किए हुए हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अलग तो किया जा सकता है। तो इंटवाइंट का कोई भी सेंस नहीं बनेगा। ज्वाइंट होता है दो चीज को कनेक्ट करना, अब ऐसा नहीं कि हाथ को आप जोड़ दिया तो ये डिस्कनेक्ट होगा ही नहीं, है ना, तो ये सेंस नहीं। और ऐसे नहीं कि कनेक्ट चिपक गया, ऐसा भी नहीं होता कि फेविक्विक से चिपका दिए हैं, तो ज्वाइंट भी नहीं होगा। इंटेंगल्ड होता है जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, बहुत सारा थॉट आपके माइंड में चल रहा है और वहां पे आप कंफ्यूज हैं, उस सिचुएशन के लिए इंटेंगल वर्ड का इस्तेमाल होता है, दुविधा में होना, एम्बिवैलेंट, एम्बिगुअस, तो ये भी नहीं होगा। और फोल्डेड, आप हैंड को फोल्ड करते हैं, है ना, ऐसे करके या ऐसे करके या जैसे भी है, तो फोल्डेड वर्ड आ सकता है, तो आपका हो जाएगा हर आर्म्स फोल्डेड। अब आगे है, हर बैक बटन आईज वर एक्सप्रेशनलेस बट हर लिप्स, है ना, आंखें जो है उसमें कोई भाव भंगिमाएं है ही नहीं, बट हर लिप्स वर प्रेस्ड टाइटली, और होंठ को दबा के बैठी है, इन अ कोल्ड डैश। अब ऐसा कब होता है? जब शांत है, कुछ बोल ही ना रहे, यानी अंदर से आप दुखी हैं, है ना, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि जब खुश रहोगे या ठहाके लगाओगे या कुछ ना कुछ बोलोगे, अब एकदम ऐसे हैं, तो क्या होना चाहिए? हर लिप्स वर प्रेस्ड टाइटली इन अ कोल्ड डैश। अब कोल्ड डैश का क्या मतलब?
कामनेस, फ्यूरी, क्वाइट्यूड और सीरेनिटी। देखिए पॉजिटिव वर्ड है कामनेस, क्वाइट्यूड भी पॉजिटिव है और सीरेनिटी भी पॉजिटिव है। कामनेस में अब देखिए काम वर्ड है, काम एंड कंपोज्ड, शांत होना। क्वाइट्यूड वर्ड में क्वाइट वर्ड है, प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहे। और सीरेनिटी वर्ड सीरीन से आया है, SERENE, और सीरीन का मतलब होता है काम होना, बिल्कुल शांत होना, तो ये पॉजिटिव है। इन अ कोल्ड डैश, और फ्यूरी का मतलब वो नेगेटिव, और ये एंगर, गुस्से की बात कर रहा है, इतने गुस्से में है कुछ बोल नहीं रही है। और तीनों एक जैसे वर्ड हैं, चाहे कामनेस की बात करें, क्वाइट्यूड की बात करें, सीरेनिटी की बात करें, तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि तीनों तो आंसर नहीं होगा ना। तो हमने देखा सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तीनों को एलिमिनेट किया, बचा एक फ्यूरी, और ये आंसर होगा कि कोल्ड फ्लड। और कैसे मालूम चला? एक्सप्रेशन लेस, कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, हर लिप्स वर प्रेस्ड टाइटली, एकदम होंठ पे हो दबा के बैठी है, मतलब बहुत गुस्से में है, कोल्ड। आगे लास्ट, व्हेन सी सॉ, मायना, मायना किसी का नाम यहां पे, जब वो उसको देखी, सी रिच्ड डैश वन लॉन्ग व्हाइट हैंड एंड सी क्रुक्ड अ फिंगर। तो सी रिच्ड डैश, रिच्ड ऑफ नहीं, रिच्ड आउट, बिल्कुल रिच आउट की है वहां पे, रिच बाय भी नहीं होता, रिच इन भी नहीं होता, रिच आउट करना, वहां तक जाना। सी रिच्ड आउट वन लॉन्ग व्हाइट हैंड एंड सी क्रुक्ड अ फिंगर, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। तो भैया आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। अगली मुलाकात करेंगे कल सेट नंबर 12 के साथ, और इस वीक में हो सकता है एक सेशन कॉम्प्रिहेंशन का भी लाऊंगा जो फिलॉसफी बेस्ड होगा। तो आज का सेशन यहीं तक, अगली मुलाकात करते हैं कल सुबह। जगिए और आया कीजिए, मेहनत किया कीजिए, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।